अपनी जमीन या प्रॉपर्टी पर किसी और का कब्जा, ये ख्याल ही किसी भी मालिक के लिए मतलब एक बुरे सपने जैसा है। और सालों से, दशकों से एक आम धारणा रही है कि अगर किसी ने आपकी जमीन पर कब्जा कर लिया तो बस भूल जाइए। उसे हटाना मतलब पीढ़ी दर पीढ़ी अदालतों के चक्कर काटना। लेकिन क्या हो अगर हम कहें कि ये पूरी कहानी, ये पूरा डर अब काफी हद तक बदल चुका है। आज हम जिन दस्तावेजों की गहराई में उतर रहे हैं, वे अवैध कब्जे के खिलाफ कानूनी सुरक्षा और अधिकारों पर एक बिल्कुल नया और कह सकते हैं कि ज्यादा शक्तिशाली दृष्टिकोण पेश करते हैं। हमारी आज की पड़ताल का मिशन है सुप्रीम कोर्ट के एक ऐतिहासिक फैसले की रोशनी में उस प्रक्रिया को समझना जो जमीन मालिकों को उन दशकों लंबे मुकदमों के जाल से बचा सकती है। तो चलिए इस बात की परतें खोलते हैं कि शक्ति का यह संतुलन आखिर बदला कैसे। सबसे पहले उस पुराने सिस्टम को समझते हैं जिससे हर कोई इतना डरता था। वो दशकों तक चलने वाले सिविल मुकदमे और वो एडवर्स पोजेशन का कुख्यात नियम जो कहता था कि अगर कोई 12 साल तक आपकी जमीन पर शांति से काबिज है तो वो उसका मालिक बन सकता है। ये तो मतलब सीधे सीधे कब्जा करने वाले को इनाम देने जैसा था। बिल्कुल। और यहाँ फैसिनेटिंग बात यह है कि इस कानून का मकसद शुरू में ये नहीं था। इसका मूल विचार तो ये था कि जमीन बेकार न पड़ी रहे और अगर असली मालिक सालों तक अपनी संपत्ति की कोई सुध नहीं लेता तो उस पर रहने वाले या काम करने वाले को अधिकार मिल जाए। लेकिन समय के साथ ये कानून जमीन हड़पने वालों के लिए एक हथियार बन गया। एक हथियार, हाँ। उन्हें बस 12 साल तक समय काटना होता था, ये जानते हुए कि भारत की कानूनी प्रक्रिया इतनी धीमी है कि असली मालिक लड़ते लड़ते थक जाएगा, टूट जाएगा या शायद रहेगा ही नहीं। सारी जिम्मेदारी, सारा बोझ असली मालिक पर होता था कि वो अपनी ही संपत्ति के लिए सालों तक सबूत दे और लड़े। मतलब सिस्टम एक तरह से कब्जा करने वाले की मदद कर रहा था। असली मालिक को अपनी ही चीज वापस पाने के लिए खुद को सही साबित करना पड़ता था, जबकि कब्जा करने वाले को सिर्फ कब्जा बनाए रखना होता था। सटीक कहा आपने। उसे कानूनी भाषा में स्पेसिफिक रिलीफ एक्ट के तहत एक बहुत लंबी लड़ाई लड़नी पड़ती थी। आपको अदालत में साबित करना होता था कि जमीन आपकी है, कब्जा गलत है, और इस प्रक्रिया में आसानी से 15-20 साल लग जाते थे। 15-20 साल? हाँ, तब तक तो जमीन की कई पीढ़ियां बदल जाती थीं। और यहीं पर कहानी में एक बहुत बड़ा जबरदस्त मोड़ आता है। सुप्रीम कोर्ट का एक केस पुनाराम बनाम मोतीराम जो 2019 में आया। ये राजस्थान का एक मामला था जहां हाई कोर्ट ने भी पुराने ढर्रे पर चलते हुए 12 साल से कब्जा जमाए बैठे व्यक्ति के पक्ष में फैसला सुना दिया था। लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने उस फैसले को पूरी तरह से पलट दिया और एक ऐतिहासिक स्पष्टीकरण दिया जिसने पूरे खेल को ही बदल दिया। अच्छा। हाँ, अगर हम इसे बड़े परिप्रेक्ष्य से जोड़ें तो कोर्ट ने बहुत साफ शब्दों में कहा, कब्जा और मालिकाना हक ये दो अलग अलग चीजें हैं। असली मालिक वो नहीं है जो जमीन पर बैठा है। असली मालिक वो है जिसके पास जमीन के वैध कागजात यानी टाइटल डीड्स है। वाह। कोर्ट ने कहा कि सिर्फ किसी जमीन पर लंबे समय तक रहना ही मालिकाना हक का आधार नहीं बन सकता, खासकर तब जब असली मालिक के पास अपनी मिल्कियत के पक्के सबूत हों। एक मिनट, ये तो बहुत बड़ा बदलाव है। तो क्या इसका मतलब ये है कि वो 12 साल वाला नियम अब पूरी तरह से खत्म हो गया है या उसमें अभी भी कोई पेंच है? ये एक बहुत महत्वपूर्ण सवाल है। देखिए, एडवर्स पोजेशन का सिद्धांत तकनीकी रूप से अभी भी कानून की किताबों में है, लेकिन पुनाराम बनाम मोतीराम फैसले ने उसकी कमर तोड़ दी है। कमर तोड़ दी है? हाँ, कोर्ट ने ये साफ कर दिया कि अगर आपके पास टाइटल डीड्स हैं तो इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि कब्जा 1 साल पुराना है या 50 साल। स्रोत में तो यहां तक लिखा है कि भले ही कब्जा 1955 से क्यों ना हो, अगर आपके पास 2024 में असली कागज है तो जमीन आपकी है। अच्छा। अब कब्जा करने वाले को ये साबित करना बहुत बहुत मुश्किल हो गया है कि उसका कब्जा असली मालिक की जानकारी में शांतिपूर्ण और बिना किसी रोक टोक के 12 साल तक चला। इस एक फैसले ने सबूत का बोझ वापस कब्जा करने वाले पर डाल दिया है। तो मतलब सुप्रीम कोर्ट ने एक तरह से जमीन के असली मालिक के हाथ में एक ब्रह्मास्त्र दे दिया है। सवाल यह है कि इस ब्रह्मास्त्र को चलाया कैसे जाए? जमीन पर असलियत में पहला कदम क्या होना चाहिए? चलिए इसे एक उदाहरण से समझते हैं। मान लीजिए शहर में काम करने वाले सुरेश जी की गांव में एक जमीन है जिस पर किसी ने कब्जा कर लिया है। अब इस नई व्यवस्था में सुरेश जी को क्या करना होगा? ये एक बेहतरीन तरीका है इसे समझने का। तो सुरेश जी के लिए सबसे पहला और सबसे जरूरी कदम है अपने शस्त्र
यानी जमीन के कागजात को दुरुस्त करना। हाँ। ये सिर्फ एक अलॉटमेंट लेटर या रजिस्ट्री नहीं है। इसमें म्यूटेशन मतलब दाखिल खारिज, ताज़ा लैंड रेवेन्यू रसीद और अगर हो सके तो जमीन का सीमांकन डिमार्केशन वो भी शामिल होना चाहिए। ये सिर्फ कागज के टुकड़े नहीं है, ये आपका कवच और आपका हथियार दोनों है। ठीक है, सुरेश जी ने अपनी फाइल तैयार कर ली, सारे कागजात एकदम पक्के हैं। अब क्या वो सीधे कब्जा करने वाले के पास जाकर उसे कागज दिखाएंगे? नहीं, बिल्कुल नहीं। यहीं पे ज्यादातर लोग गलती करते हैं। दूसरा और सबसे महत्वपूर्ण कदम है मामले को कानूनी रिकॉर्ड पर लाना। सुरेश जी को तुरंत अपने स्थानीय पुलिस स्टेशन जाकर आईपीसी की धारा 441 यानी आपराधिक अत्याचार या नए कानून बीएनएस की धारा 329 के तहत एक लिखित शिकायत दर्ज करानी होगी। लेकिन एक आम धारणा है कि पुलिस जमीन जायदाद के मामलों में हाथ नहीं डालती। वो अक्सर कहती है कि ये तो सिविल मामला है, आप कोर्ट जाइए। तो फिर इस शिकायत का असल मतलब क्या है अगर पुलिस तुरंत कार्रवाई ना भी करे? यही इस प्रक्रिया का सबसे अहम, सबसे स्ट्रेटेजिक हिस्सा है। इस शिकायत का पहला मकसद पुलिस से कार्रवाई करवाना है ही नहीं, इसका असली मकसद है एक कानूनी सबूत तैयार करना। कानूनी सबूत? हाँ, जब सुरेश जी शिकायत की एक कॉपी पर पुलिस स्टेशन की मोहर और तारीख के साथ रिसीविंग ले लेते हैं, तो ये इस बात का पक्का सबूत बन जाता है कि उन्होंने कानून का पालन करने की पहली कोशिश की थी। ये दस्तावेज बाद में उनकी ढाल बनेगा। अच्छा। अगर वो सीधे कोई एक्शन लेते हैं और कब्जा करने वाला उन पर ही मारपीट का केस कर दे, तो उनके पास ये दिखाने के लिए कुछ नहीं होगा कि पहले उन्होंने सिस्टम से मदद मांगी थी। ये पहला कदम उनकी आगे की हर कार्रवाई को कानूनी वैधता देता है। अच्छा, तो ये एक तरह से अपनी अगली चाल के लिए कानूनी जमीन तैयार करना है। मान लिया कि सुरेश जी ने शिकायत दर्ज करा दी, उसकी कॉपी भी ले ली, लेकिन जैसा कि अक्सर होता है पुलिस ने 1-2 हफ्ते तक कोई कार्रवाई नहीं की। अब क्या? यहीं पर वो बात आती है जिसका जिक्र स्रोतों में है और जो सुनने में थोड़ी हैरान करती है। हाँ, और वो है आत्मरक्षा का अधिकार। जब सरकारी तंत्र यानी पुलिस समय पर आपकी मदद करने में विफल रहता है, तब कानून आपको अपनी संपत्ति की रक्षा करने का अधिकार देता है। आईपीसी की धारा 104 या नए कानून बीएनएस की धारा 33-34 के तहत एक मालिक अपनी संपत्ति को बचाने या उसे वापस पाने के लिए उचित बल का प्रयोग कर सकता है। लेकिन ये सुनने में बहुत जोखिम भरा लगता है। उचित बल का क्या मतलब है? मान लीजिए सुरेश जी अपने 2-3 दोस्तों के साथ जाते हैं और कब्जा करने वाले को जबरदस्ती बाहर निकालते हैं। इस प्रक्रिया में धक्का मुक्की होती है और कब्जा करने वाला उन पर ही मारपीट का गंभीर आरोप लगा देता है। तब तो मामला और उलझ जाएगा। क्या ये सलाह हर किसी के लिए व्यावहारिक है? आपका संदेह बिल्कुल जायज है और यहीं पर वो पुलिस शिकायत एक ढाल का काम करती है। अच्छा, वो शिकायत? हाँ, अगर कब्जा करने वाला सुरेश जी पर केस करता है, तो सुरेश जी अपनी सुरक्षा में कह सकते हैं कि देखिए, मैंने पहले कानून का दरवाजा खटखटाया था, ये रही पुलिस शिकायत की कॉपी। जब हफ्तों तक कोई कार्रवाई नहीं हुई, तब मैंने सुप्रीम कोर्ट द्वारा दिए गए अधिकार और आत्मरक्षा के कानून के तहत अपनी संपत्ति वापस ली। ये दिखाता है कि वो हमलावर नहीं, बल्कि एक पीड़ित हैं जो अपना अधिकार वापस ले रहे हैं। और रही बात उचित बल की, तो कानून की एक बहुत स्पष्ट सीमा है। आप किसी की जान नहीं ले सकते। बल का प्रयोग उतना ही होना चाहिए जितना कब्जा हटाने के लिए जरूरी हो। इसका उद्देश्य हिंसा को बढ़ावा देना नहीं, बल्कि मालिक को एक आखिरी कानूनी रूप से वैध विकल्प देना है। तो ये एक बहुत बारीक रेखा है। हाँ, एक बारीक रेखा है, लेकिन पुनाराम बनाम मोतीराम का फैसला इस पर चलने वाले मालिक को एक मजबूत कानूनी सहारा देता है। ये सुनने में तो बहुत शक्तिशाली लगता है। कागजात, पुलिस शिकायत और फिर आत्मरक्षा का अधिकार। लेकिन हम सब जानते हैं कि भारत में जमीनी हकीकत कुछ और होती है। स्रोत में एक बड़ी चुनौती का जिक्र है, अगर कब्जा करने वाला कोई मामूली आदमी ना होकर कोई राजनीतिक रूप से प्रभावशाली व्यक्ति हो या उसकी पुलिस से सांठगांठ हो, तब क्या होगा? तब क्या सुरेश जी के कागज और कानून काम करेंगे? और ये इस पूरी प्रक्रिया का सबसे मुश्किल और व्यावहारिक पहलू है। कानून कागज पर मौजूद है, लेकिन उसे लागू करवाने के लिए जमीन पर ताकत भी चाहिए होती है। स्रोत बहुत ईमानदारी से यह स्वीकार करता है कि ऐसी स्थिति में मालिक को भी मजबूत बनना होगा या प्रशासन पर ऊंचे स्तर से दबाव बनाना होगा। इस मजबूत बनने का मतलब क्या है? इसका मतलब है कि लड़ाई सिर्फ कागजों पर नहीं, बल्कि कई और मोर्चों पर लड़नी होगी। हो सकता है सुरेश जी को स्थानीय मीडिया में अपनी कहानी बतानी पड़े या सोशल मीडिया पर एक अभियान चलाना पड़े।
उन्हें जिले के एसपी या डीएम जैसे बड़े अधिकारियों तक अपनी बात पहुंचानी पड़ सकती है, शायद किसी आरटीआई का इस्तेमाल करना पड़े। ये इस कड़वी सच्चाई को स्वीकार करता है कि जब सामने वाला सिस्टम का दुरुपयोग कर रहा हो तो आपको भी सिस्टम का सही इस्तेमाल करते हुए दबाव बनाना पड़ता है। बिल्कुल। कानून आपको अधिकार देता है, लेकिन उस अधिकार को इस्तेमाल करने की हिम्मत और रणनीति आपको बनानी पड़ती है। तो इस सारी चर्चा का निचोड़ क्या निकलता है? मेरे लिए सबसे बड़ी बात यह है कि अब शक्ति का संतुलन वाकई बदल गया है। मालिकाना हक के कागजात अब सिर्फ एक लंबे मुकदमे का आधार नहीं है, बल्कि एक तेज और शक्तिशाली हथियार बन गए हैं। पहले जहां कब्जा करने वाले के पास समय का हथियार होता था, अब असली मालिक के पास कानून और कागजात का हथियार है जो ज्यादा प्रभावी है। बिल्कुल। मुख्य बात अपने अधिकारों और कार्रवाई के सही क्रम को जानना है। इसे 3 कदमों में बांट सकते हैं। पहला, अपने मालिकाना हक के कवच को मजबूत करें, सारे कागजात अपडेटेड और मुकम्मल रखें। ठीक है। दूसरा, कोई भी एक्शन लेने से पहले अधिकारियों को औपचारिक रूप से सूचित करके एक कानूनी रिकॉर्ड जरूर बनाएं, यानी पुलिस में लिखित शिकायत दें, और केवल उसके बाद ही कानून के समर्थन से अपनी संपत्ति को सीधे वापस पाने का अधिकार एक व्यवहारिक विकल्प बनता है। मतलब ये एक क्रम है जिसका पालन करना जरूरी है। हाँ, ये क्रमबद्ध प्रक्रिया है और हर कदम का सही ढंग से पालन करना बेहद जरूरी है। चिंतनशील स्वर में आज की हमारी पूरी चर्चा इस पर केंद्रित थी कि कब्जा हो जाने के बाद संपत्ति कैसे वापस पाई जाए। लेकिन एक विचार जो मुझे सोचने पर मजबूर कर रहा है वो ये है, अगर मालिकाना हक के कागजात और कानूनी जागरूकता अब इतने शक्तिशाली हो गए हैं, तो क्या इससे कब्जे को होने से पहले ही रोकने की सोच में भी कोई बदलाव आना चाहिए? क्या अब मालिकों को, खासकर उन लोगों को जिनकी संपत्ति दूसरे शहरों या गांवों में है, अपनी जमीन की निगरानी और सुरक्षा के बारे में, मतलब समस्या होने का इंतजार करने के बजाय ज्यादा सक्रिय रूप से नहीं सोचना चाहिए?